क्लास टेंथ के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट 36 आई है विज्ञान की, दिनांक 25 सितंबर, धातु और अधातु पाठ से, पाठ नंबर 3 से है। ये लेसन हमने पूरा कर लिया है। आज इसका रिवीजन वर्क आया है और सब क्वेश्चन ही आए हैं। कोई भी इसमें हमने जो क्वेश्चन ये आए हैं लगभग सभी हमने पहले ही कर लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलेय है। यह तत्व है, प्यारे बच्चों, ये है कैल्शियम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, इसलिए मैंने इसको सोल्व करवा दिया। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, आपको पता है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ये क्वेश्चन करना है। अधातु जो विद्युत की सुचालक है। अधातु, देखिए अधातु, सभी अधातु दिए हैं यहाँ पे, लेकिन विद्युत की सुचालक है ये ग्रेफाइट। इसके बाद कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम की उसकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। बढ़ते क्रम, सक्रियता क्रम के बढ़ते क्रम में सबसे पहले कम सक्रिय यानी कॉपर आ जाएगा, फिर सबसे पहले सिल्वर आएगा, नंबर 1 पे सिल्वर, नंबर 2 पे कॉपर, नंबर 3 पे एल्यूमिनियम आएगा। बढ़ते सक्रियता क्रम में हमने इनको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? आप जानते हैं प्यारे बच्चों, अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहा गया है या सक्रियता श्रेणी कहा गया है। क्वेश्चन 6, अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6, खालिस्तान अभिक्रियाशील धातुएं अपने से खालिस्तान अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण से विस्थापित कर देती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को, ये इस तरह से आप हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। यह भी आप जानते हैं अधातु कौन सा आयन बनाती हैं, इसलिए मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, आपने खुद सोचना है। 8वां क्वेश्चन है, कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी किसी धातु का नाम बताइए। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो इसे आप करेंगे। अगला, पृथ्वी के सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और सिल्वर। प्यारे बच्चों, प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है, ये ध्यान दें। किसी तत्व, कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, 286 बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये भी आपने सोच के ही ध्यान देना है। ये भी आपने सोच के ही ध्यान देना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते तो वो ग्रहण कर उन्हें छोड़ देता, लेकिन अब तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, तो वो ग्रहण ही करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को के समीकरणों को पूरा करना है। आपने कोशिश करनी है पूरा करने की, भरसक कोशिश करनी है। ये हमने पार्ट फर्स्ट में भी कर चुके हैं और अब भी आपने, मैं आपको छोटा सा बता दूँ, ये जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें KOH बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपने पूरी करनी है। प्राय जब धातु की अभिक्रिया खनिज लवणों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, खनिज लवणों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। बच्चों, ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है और मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, कि जब नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है,
तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, और जो ऑक्सीजन प्रदान करता है हाइड्रोजन निकलते हैं, तुरंत हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मेल हो जाता है और वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, H2O बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती, बल्कि वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन 3 में आपको एक हथौड़ा, बैटरी, तार, बल्ब, तार तथा स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे करेंगे। सबसे पहला हथौड़ा, हथौड़े से पीट के हम धातुओं की पहचान कर सकते हैं कि धातु यदि वो पीट के उसकी चदरें बन सकती हैं तो वो धातु है, नहीं बन सकती तो वह धातु है। बैटरी, बैटरी, तार और बल्ब, स्विच के द्वारा हम उसकी विद्युत की चालकता का पता लगा सकते हैं कि यदि वो विद्युत की चालक हैं तो धातुएं हैं, यदि नहीं हैं तो वह धातु हैं। इसका बी पार्ट, ये था ए पार्ट। अब हम बी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन 3 का। धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आंकलन कीजिए। हाँ, धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का, जो हमने अभी परीक्षण किए हैं कि धातुएं के पीट कर इनमें घातवर्धता गुण होता है, अधातु में इसका गुण नहीं होता, धातु में चालकता का गुण होता है, इनमें चालकता का गुण नहीं होता। इसके आधार पर हम 2 परीक्षण हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं जो अम्लों से और अक्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड था Al2O3, ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, जैसे HCl से भी अभिक्रिया करेगा, और ये NaOH से भी अभिक्रिया करेगा। यानी वे ऑक्साइड, धातु के वे ऑक्साइड जो अम्लों से भी अभिक्रिया करें और क्षारकों से भी अभिक्रिया करें, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल दे देंगे, हमने पहले इसमें सीख चुके हैं हम। कारण बताइए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, परंतु इस्पात का क्यों नहीं, ये ध्यान दें। हाँ, गर्म जल का टैंक बनाने के लिए प्यारे बच्चों, गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग इसलिए होता है कि तांबा गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात यानी लोहा गर्म पानी से अभिक्रिया कर जाता है, और वो ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। आभूषण, आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोने और चांदी में चमक होती है और ये इनका संक्षारण भी नहीं होता, यानी जंग भी नहीं लगता, बहुत कम जंग लगता है। अगला क्वेश्चन, इसी का सी पार्ट, सोडियम, पोटासियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये वायु में नमी और वायु से अभिक्रिया कर जाती हैं और ये खराब हो जाती हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। ये देखिए, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को एक एक को लेके, जैसे जिंक ऑक्साइड को पहले जिंक के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या कोई अभिक्रिया होगी? नो, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम के गर्म किया जाता है तो बिल्कुल अभिक्रिया होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु। कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसके साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक की, मैग्नीशियम आपने पता है मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं। मैग्नीशियम के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि ये भी मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम हटाने की आवश्यकता नहीं। कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब कॉपर से अभिक्रिया करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई विस्थापन नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक उसे हटा देगी, अभिक्रिया होगी। कॉपर को हटा के खुद जिंक लग जाएगी, जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, कुछ भी बने, हाँ जो भी बनेगा, लेकिन कॉपर को हटा देगी जिंक। यहाँ मैग्नीशियम भी हटा देगी इस कॉपर को, और कॉपर के साथ कॉपर को हटाने की आवश्यकता नहीं है, समान उनका वो है,
तो विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी कि नहीं होगी ये मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघातवर्धकता सबसे अधिक होती है, जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है, जो उन्मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए बेटा, जिसकी आघातवर्धकता सबसे अधिक होती है यानी पीट पीट के उसकी पतली चदरें बहुत लंबी बनाई जा सकती, सोना है, उसकी छोटे से तार की, छोटे से पॉइंट की बहुत लंबी पतली चदर बनाई जा सकती है। जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है, चांदी है, ये बहुत ही ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जो उन्मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये चांदी और सोना ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील है, इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 8वां, एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है। प्यारे बच्चों, उद्योग जगत में एल्यूमिनियम की काफ़ी मांग है क्योंकि ये एक तो सबसे पहले हल्की होती है, विद्युत की सुचालक होती है और ये सस्ती भी होती है दूसरी धातुओं की अपेक्षा, जैसे सोने और चांदी की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है, वह एक क्षारीय लवण बनाती है जिसका आणविक सूत्र XOH व गैस Z का निष्कासन होता है, तो यह आसानी से आग पकड़ लेता है। XYZ को पहचानिए, आसानी से आग पकड़ लेता है जो बनता है, ये भी हमने ध्यान देना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को स्वयं हल करने की, सोचना है और हल करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पार्ट के। दी गई संरचनाओं को देखिए व लिखिए रासायनिक सूत्र। हाँ, पहला इसमें धातु कौन सी है, धातु कौन सी है। प्यारे बच्चों, धातु सोडियम है, ये देखो ये नजर आ रही सोडियम धातु है, और धातु ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऋणायन कौन बनाएगा, धनायन कौन बनाएगा, ऋणायन ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, और सोडियम धनायन बनाएगा। यहाँ पे ये पार्ट भी इसका ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं बड़े क्वेश्चनों में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। दो परमाणु ए और बी से बनने वाले यौगिकों के निर्माण में ए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और बी 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ए और बी के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति बताइए। यानी ए तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसमें 2 भी आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसके बीच आयनिक आबंध होगा। ए और बी से बनने वाले एक यौगिक का सूत्र लिखिए। तो सीधी सी बात, AB2, बी 2 हो गए तो AB2 हो गया इसका सूत्र। सेकंड इसका बी पार्ट, इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। MgCl2 हमने देखा था बना के, यानी हमने मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 Mg के पास बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 Cl लग जाएंगे। Cl के पास 7 होते हैं, बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं MgCl2 बन जाएगा। सी पार्ट पे आते हैं इसके। प्यारे बच्चों, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्यों? यह आपने अच्छी तरह से देख लिया था कि ठोस अवस्था में उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्र नहीं होते चलने के लिए, जब उसे द्रवावस्था में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं चलने के लिए और विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन इसी का डी पार्ट, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि NaCl 2 आयनों से बना है ये यौगिक, और इनके बीच जो अंतर आयनिक आबंध है वो बहुत मजबूत है, इस कारण NaCl का गलनांक ऊंच होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर तन्यता, घातवर्धकता, घनत्व, रूप और विद्युत सुचालकता
इनके आधार पर अंतर बताना है। धातुओं में जैसे तन्यता का गुण होता है, धातुओं में नहीं होता, ये सारे आप बता सकते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। एक्वारेजिया एक्वारेजिया क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्वारेजिया जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है। दो अम्लों का मिश्रण होता है ये, जो 3:1 में मिलाया जाता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यदि ये ताज़ा बन जाए एक्वारेजिया तो ये धातु को भी गला सकता है, सोने जैसी कठोर धातु को भी गला सकता है, पिघला सकता है। जो आभूषण बनाने वाले होते हैं वो एक्वारेजिया का यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो आभूषण बनाते हैं वो एक्वारेजिया यानी इन दोनों एसिडों का घोल बना के और इसमें रख लेते हैं टब में प्लास्टिक वगैरह के, और जब हम गहने धुलाने जाते हैं तो गहने इसमें डाल देते हैं और वो क्या होता है, वो अभिक्रिया करके और गहनों से थोड़ा सोना उतार लेते हैं या चांदी उतार लेते हैं और वो कण नीचे बैठ जाते हैं। धो के हमें दे देंगे, उसका वेट कम हो गया, और वो जो सोना होता है वो बाद में निकाल भी लेते हैं वो, या चांदी होता है, और वो उनको फ्री में मिल जाता है। हाँ, और हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्वारेजियम डलवाएंगे, सुनार से धुलवाएंगे, हमारा सोना या चांदी का वेट हल्का होता चला जाएगा और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगला क्वेश्चन है इसी में कि धातुओं की अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया है वो आपने यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है कि क्या बनता है। उसके बाद धातु लवणों से जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं, जाहिर सी बात है यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी तो वह लवण से दूसरी धातु को हटा देगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से आपने ये देखना है बच्चों और पूरी वर्कशीट को हल करना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।